देखो टॉपिक है लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। लोकतंत्र का आलोचना, किसी चीज़ की आलोचना करना। मेरे बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। इसलिए लोकतंत्र के प्रति कई विचारकों के अलग अलग इसके विचार रहे हैं। कई तो इसे अच्छा मानते हैं और कई इसे बुरा मानते हैं। मैं केवल महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ जिसे आप कंपैरिजन में पढ़ सकें। देखो यहाँ पे इसकी अच्छाई है, यह उसी चीज़ की यहाँ पे बुराई है, और फिर उसी चीज़ का यहाँ पे सुधार है। सुधार का मतलब क्या है? लोकतंत्र की सफलता के लिए उपाय या फिर सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, यानी कि क्या होना चाहिए कि लोकतंत्र सफल हो जाए। ठीक है ना? ये तीनों मैं टॉपिक आपको एक साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की एक एक चीज पे ध्यान देते रहना। सबसे पहला टॉपिक है इसमें इसका गुण, फिर दोष, और फिर दोषों में से किस प्रकार से हम इसे सफल बना सकते हैं। सार्वजनिक हित में वृद्धि पहला टॉपिक है। सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब इसका गुण ये है कि इसमें जो भी हित या जो कार्य किए जाते हैं वो सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं, मतलब सभी जनता की सहमति से किए जाते हैं। यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं तो जनता, क्योंकि जनता चुन के भेजती है और उन जो प्रतिनिधि होते हैं वो केवल वही काम करते हैं जो सभी लोगों ने उनसे पेशकश की हो या उनकी डिमांड हो। ठीक है ना? ये उसमें वृद्धि, यानी कि हमेशा वही कार्य होते रहते हैं। फिर बात करते हैं कि इसमें क्या दोष है। इसमें दोष देखो क्या है कि विशिष्ट समूहों को प्रमुखता। कभी कभार क्या होता है कि जैसे कोई राजनेता है, उसका कोई अच्छा रिश्तेदार है, वो अपने अनुसार कार्य को करवा देता है। जैसे मान लीजिए कि कैसा भी हो, नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में क्या हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण जो या बड़े उद्योगपति थे, या मान लीजिए कोई बैंक मैनेजर का कोई अच्छा दोस्त था या उसके कोई रिलेशन में व्यक्ति थे, उन्होंने नोट बदलवा दिए। यानी कि विशिष्ट लोगों को महत्व मिलता है इसमें। तो ये इसका दोष रहा है, यानी कि कार्य इसमें जब जनता की भलाई के लिए किया जा रहा था, लेकिन किसी विशिष्ट लोगों की वजह से ये गलत हो गया। अब इसके बाद क्या है कि इसकी सफलता के लिए कि आर्थिक समानता और सुदृढ़ता होनी चाहिए, यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और सभी लोगों के पास पैसा समान होना चाहिए। अगर पैसे से सब समान है तो जहां तक मैं समझता हूं, जब व्यक्ति आर्थिक समानता प्राप्त कर लेता है तो उसके साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता, क्योंकि वो उतना ही मजबूत पैसों से होता है। अब बात करते हैं, अगला गुण है इसका कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल कैसे? कि जो भी कार्य हो रहे थे जनता की सहमति से हो रहे थे, जनता की सहमति से हो रहे थे, इसी कारण से उसमें जनता का योगदान बना रहता है। यानी कि स्वयं जनता उसे समर्थन करती है। कार्य करने के लिए गए, जनता ने सपोर्ट किया, जल्दी से हो गया, अच्छा हुआ। अगर मान लीजिए जनता के विरुद्ध होता तो क्या वो कुशलता होती? क्या वो अच्छा कार्य हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें कई अड़ंगे होते। तो कार्य कुशल शासन होता है। अब है कि बुद्धिजीवी वर्गों की उदासीनता। इसकी अब दोष क्या रहा है कि जो भी कोई काम होता है या जनता का अगर किसी भी कार्य को करने के लिए भी अगर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तो उसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते, उन्हें कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कि जनता है वो अपने शासन का चयन कर रही है, वोट डालने नहीं गए हैं कई लोग, तो बोले यार क्या फर्क पड़ता है, मैंने सोच लिया कोई भी बने, सरकार ऐसे ही चलेगी। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं उस आवाज नहीं उठा रहा हूँ। तो आपको सीधा सा ये है कि कार्य कुशल शासन होता है, कार्य तीव्र होते हैं, जनता की सहमति से होते हैं, इसलिए कुशलता पाई जाती है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्गों की उदासीनता पाई जाती है, इसका दोष है। ठीक है? अब इसमें परिवर्तन क्या है कि शिक्षित व जागरूक जनता। अगर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दे दी जाए, उसे जागरूक बना दिया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति इसकी आवाज उठाएगा। ये इसमें हम उपाय भी कर सकते हैं, लोकतंत्र की सफलता के लिए उपाय कर सकते हैं। आगे है सार्वजनिक शिक्षा। सार्वजनिक शिक्षा कैसे? कि जो भी कोई राजनेता आता है वो जनता को हमेशा कहता रहता है कि मैं आऊँगा तो मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा, इसे पार्टी ने ये गलत किया था, विपक्ष पार्टी ने, मैं आऊँगा तो इन सब में अच्छा कार्य करूँगा। इससे क्या हुआ कि अपना ज्ञान बढ़ा है, सार्वजनिक लोगों की शिक्षा बढ़ी है। लेकिन इसमें देखो क्या है कि सार्वजनिक धन व समय का उपयोग ज्यादा होता है, मतलब इसमें सदुपयोग न होकर के दुरुपयोग होता है। क्या करता है कि जैसे भी कोई व्यक्ति बनता है, अपने जो सार्वजनिक या फिर राष्ट्र की जो आय है उसका दुरुपयोग करता है और समय बर्बाद करता है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि इसकी जो कानून प्रक्रिया है या इसमें जो कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो काफी विलंब हो जाया करती है। कोई भी प्रस्ताव आएगा, 10-20 दिन रुकेगा, बहस होगी, बहस होने के बाद वो कार्यपालिका उसे कई दिनों से लागू करेगी, फिर अच्छे से लागू नहीं कर पाएगी। ये कारण इसमें बना रहे, यानी समय बर्बाद होता है, धन भी ज्यादा बर्बाद होता है। अब इसकी जगह हमें क्या कर देना चाहिए? राष्ट्र प्रेम की भावनाएं लोगों के अंदर जागरूक कर देनी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर इस असेंबली में या मान लीजिए जो कि अपने संसद हैं वहां भी चुन करके गए जो व्यक्ति और जितने भी राजनेता हैं या वहां के नागरिक हैं, उनमें सभी में राष्ट्रीय भावनाएं जागृत हैं, तो वो ऐसा काम तुरंत करेंगे जो देश के प्रति सही है, देश के भले के लिए होता है। उस कार्य में विलंब नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो विपक्ष पार्टियां हैं वो बहस ज्यादा किया करती हैं, तो वो नहीं करेगी, क्योंकि जो भी कोई प्रस्ताव आया है वो राष्ट्र हित में ही आएगा। तो ये इसके लिए हम उपाय कर सकते हैं। फिर है नैतिक शिक्षा का साधन। नैतिक शिक्षा देखो
आपको फैक्ट पढ़ना है, आपको अन्य चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना। हमने पढ़ा वही सीखा है ना। वास्तविक स्थिति क्या है वो अलग बात है। नैतिक शिक्षा, अरे लोकतंत्र को जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि स्वतंत्रता मिलती है, समानता मिलती है, ठीक है, कुछ अपने विशेष अधिकार हैं, इसमें हम जनता जो है वो स्वयं अपना शासन चलाती है। तो इन सब से तो यही लगता है कि नैतिक शिक्षा है। नैतिक का मतलब मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि नैतिकता क्या होती है, अच्छे कार्य जब करते हैं वो नैतिकता होती है। तो नैतिक शिक्षा, अच्छे कार्यों के लिए शिक्षा मिलती है, लेकिन मिलती कैसे? मान लीजिए कोई भी राजनेता है, दूसरों की कमियां बताता रहता है कि ये गलत हुआ, हमें ये नहीं करना चाहिए, देश के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए, मैं ऐसे ऐसे कार्य करूंगा वो देश के लिए अच्छा होंगे, मतलब नैतिक शिक्षा बढ़ रही है। लेकिन देखो नैतिक शिक्षा है एक भ्रम पूर्वक है। कैसे? प्रत्येक राजनेता से केवल दावे करता है कि मैं अच्छा कार्य करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो भ्रष्ट हैं, उसने गलत कार्य किए हैं। तो मतलब जनता भी क्या हो जाती है, स्वार्थी हो जाती है, अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना शुरू कर देती है। तो ये हो गया है फिर कि नैतिक शिक्षा एक भ्रमपूर्ण है। इसमें व्यक्ति को ना तो नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि वो भी अपने जो दलों के अंदर जो समूह पाए जाते हैं उन सब के अनुसार कार्य करना या फिर विचार करना शुरू कर देता है। इसके लिए शायद मैंने सर वो नहीं दिया है सफलता के उपाय, चलो मैं बता देता हूँ। देखो नैतिक शिक्षा का साधन जो है वो भ्रमपूर्वक है, नैतिक शिक्षा जो है वो भ्रमपूर्वक है, लेकिन ये अगर इसके गुणों में देखें तो ये एक अच्छा साधन है। अब बात करते हैं इसी में उपाय। अगर व्यक्ति से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए, ठीक है, या निजी स्वार्थ को खत्म कर दिया जाए, तो इतना सा समझ लो भ्रष्टाचार को समाप्त कर दो। भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे अपने आप नैतिक शिक्षा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस कारण से इसके उपाय हो सकते हैं। फिर है क्रांति से सुरक्षा। क्रांति का मतलब किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों से सुरक्षा। जब जहाँ लोकतंत्र होता है, प्रत्येक व्यक्ति को समानता स्वतंत्रता मिल रही है, तो किसी भी चीज को लेकर के बहस नहीं होगी, किसी भी समूह में लड़ाइयाँ नहीं होगी। ये इसका गुण है, क्योंकि जब उसकी मांग होती है तो वो अपनी जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा या फिर न्यायपालिका के द्वारा सुलह करवा दी जाती है। लेकिन ये भ्रमपूर्वक है, क्योंकि देखो भ्रमपूर्वक कैसे है कि क्रांति से सुरक्षा भी भ्रमपूर्वक है। हम देख रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में कहीं अपने धर्म को लेकर के, कहीं भाषाओं को लेकर के, कहीं क्षेत्रों को लेकर के, कहीं इतिहास को लेकर के लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है ना। मैं ज्यादा इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप तो इतना समझ लो कि गुण इसका क्या है, क्रांति से सुरक्षा है, क्योंकि इसमें सबको समानता स्वतंत्रता मिली हुई है। इस कारण से किसी भी प्रकार की क्रांति का अंदेशा नहीं रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दोष। क्रांति से सुरक्षा भ्रमपूर्वक है। वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं कि लोकतंत्र में अक्सर किसी समूहों में किसी विचारधारा को या किसी भी विषय को लेकर के विवाद चलता रहता है। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, नागरिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी नागरिक स्वतंत्रता दो कि वो जब स्वतंत्र रहे तो वह किसी भी अपने भले के लिए न कार्य करके जनता के हित में ही कार्य करेगा। ये ऐसे कई विचारकों की मान्यताएं रही हैं, ठीक है। फिर है समानता व स्वतंत्रता। ये इसका गुण है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रताएं दी जाती है, समानताएं दी जाती है, हालांकि वो निश्चित होती है। अगर मान लीजिए मुझे पूर्णतः स्वतंत्रता मिलेगी तो मैं अपने अपने लाभ के लिए कार्य करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका दोष क्या है, ठीक है ना। तो समानता व स्वतंत्रता भी भ्रमपूर्वक है। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, उसे अपने अधिकारों के प्रति स्वतंत्रताएं भी हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कई राजनीतिक जो दल हैं वो अपने स्वार्थ के लिए पैसे खर्च करते हैं और अपनी सरकार का चयन करते हैं। जो स्वतंत्रताएं थी वो अभी नगण्य हो जाती है, ठीक है, और न समानता मिल पाती है, प्रत्येक व्यक्ति को समानता नहीं मिल पाती, जो कमजोर होता है। आज भी हम देखते हैं, देखो इसके बारे में आप विस्तार से भी लिख सकते हैं सभी के बारे में, कि आज भी स्वतंत्र समानता कहाँ है। अगर जब इलेक्शन होते हैं तो पैसे वाले लोग ही प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं और पैसों के बलबूते पे वो जीत जाया करते हैं। तो ये भी एक भ्रमपूर्वक है। क्या करना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता उसे देनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा एक यहाँ पे वो टॉपिक था, वो क्रांति से सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए व्यक्ति को। देखो क्रांति से सुरक्षा है गुण है, लेकिन क्रांति सुरक्षा भ्रमपूर्वक है, ये इसका दोष है। और शांति व्यवस्था बनाए रखें तो ये इसमें सुधार हो जाएगा, ये इसके उपाय हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, उपाय ये कर सकते हैं। अब आगे मैंने ये टॉपिक चल रहा था अपना कि समानता स्वतंत्रता, समानता स्वतंत्रता भ्रमपूर्वक है। भ्रमपूर्वक ही है क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं में नहीं जी सकता है, उसे कहीं ऐसे दुष्प्रभावों से गुजरना पड़ता है, या उसे कहीं ऐसे समय से गुजरना पड़ता है जिसमें धनवान लोग हैं ना अपने स्वार्थ के लिए कार्य सिद्धि करते हैं। अब इसमें नागरिक को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, समानता दे दी जाएगी, तो इन सब में सुधार हो सकता है। आगे है स्वतंत्र न्यायपालिका या निष्पक्ष न्यायपालिका। ये इसका गुण है। गुण का देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका, जो अपनी न्यायपालिकाएं हैं, देखो अपनी सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
जो अगर इसका गुण देखे लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र के अंदर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है, इसमें किसी भी प्रकार से इसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब यह है कि राजनीतिक दलों का दुष्प्रचार या दुष्प्रभाव, हम देखते हैं कि कभी कभार सरकार के द्वारा जो कार्य होते हैं, ठीक है, या अगर हम देखें कई ऐसे समाज में निर्णय आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है वो सरकार के दबाव में ये निर्णय ले रही है, चाहे वो कैसा भी हो। ये नहीं कहना चाहता किसी मामले के बारे में कि ऐसा है या हो रहा है, लेकिन मैं अक्सर यही चीज देखता हूँ कि स्वतंत्र न्यायपालिका के नाम मात्र की रही है। इसका दोष ये है कि कभी कभार ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं न्यायपालिका के द्वारा जो केवल राजनीति के लिए हित में होते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण निर्णय ऐसे उच्च स्तर पे लिए जाते हैं जिसका हमें वास्तविकताओं से कोई वास्ता नहीं रखा जाता। स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका, अगर मान लीजिए कि जो न्यायपालिका है उसे शक्तिशाली बना दे तो वो किसी भी राजनीतिक समूह या पार्टी या फिर जो सरकार के दबाव में नहीं आएगी, और वो कार्य कैसा करेगी, स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष कार्य करेगी, ठीक है ना। तो इसमें हम ये सुधार भी कर सकते हैं। फिर है शक्तिशाली शासन। शक्तिशाली शासन कैसे है कि इसमें कभी भी ऐसा समय नहीं आता या ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती है कि शासन अचानक से जो है समाप्त हो जाएगा या फिर राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी। मान लीजिए कि सरकार का चयन ही नहीं होगा, अचानक से संकट की स्थिति आ गई है, युद्ध के होने की स्थिति है, सरकार ही नहीं चल रही है, संसद नहीं चल रही है, ऐसा बहुत कम चांस मिलता है। कारण क्या है कि इसमें जनता के द्वारा चुने जाते हैं और विकेंद्रीकरण पाया जाता है। अब है संकट काल के समय में कमजोर शासन व्यवस्था। तो देखो इसमें शक्तिशाली शासन प्रणाली तो है, लेकिन ये संकट के समय में सही नहीं है, ये इसका दोष है। कारण क्या है कि जब भी मान ली युद्ध होने की स्थिति है तो बहुत सारा समय तो इस चीज में लग जाता है कि युद्ध क्यों हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, कौन से निर्णय लेने चाहिए, हथियार खरीदने नहीं ले पाती क्योंकि इसमें विपक्ष और पक्ष दोनों के बीच बहसें चलती रहती हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तब तक देश का बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। क्या करना चाहिए इसमें उपाय क्या है, योग्य और निष्ठावान राजनेता चयन किए जाने चाहिए। अगर मान लीजिए हमने सभी पक्ष के हो चाहे विपक्ष के योग्य नेता और योग्य ही प्रतिनिधि और निष्ठावान अगर प्रतिनिधि भेजे हैं तो तुरंत राष्ट्रीय हित में ही कार्य करेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि ये सरकार का नाम हो जाएगा, ये शासन अच्छा चलेगा, इस राजनीतिक पार्टी का महत्व ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा न करके अगर वे योग्य हैं, निष्ठावान है, अपने कार्य पे निष्ठावान है, तो ये हम सफल हो सकते हैं। और भी उपाय हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर इसमें देखें बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय बहुत सारे दलों को इसमें महत्व दिया जाता है। इसका गुण है बहुत सारे दलों का मतलब 2 दल तो कम से कम होते ही हैं। स्थानीय स्तर पे भी बहुत सारे दल चुने जाते हैं जिसमें किसी को मौका नहीं मिलता, ठीक है। हो सकता है कि 2 पार्टियों से व्यक्ति चुन करके आ रहे अपने अनुसार नहीं है तो हम अपनी भी पार्टी या फिर दल बना सकते हैं, ये इसका गुण है। लेकिन अब इसमें दोष है, ये क्या करते हैं, दल बदल कर लेते हैं। दल बदल इसका दोष है क्योंकि वो क्या करते हैं, आज इस दल में है, दूसरे दल में चले गए, तीसरे दल में, अपने निजी स्वार्थ के लिए, राष्ट्र के स्वार्थ काम के लिए नहीं जाते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, मंत्री पद नहीं मिला, लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से वो दल बदल लेते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विशेषकर द्विदलीय प्रणाली लागू करनी चाहिए। सुझाव क्या है, द्विदलीय शासन प्रणाली लागू की जानी चाहिए। और भी है, देखो इसमें है कि लोकतंत्र भ्रष्टाचार मुक्त ही रहता है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की संभावना नहीं रहती, जनता को उत्तर देना पड़ता है अगर गलत कर रहे हैं। लेकिन इसका दोष क्या है, भ्रष्टाचार से पूरा का पूरा लिप्त होता है, पूरे राजनेता भ्रष्ट होते हैं। उपाय क्या करना चाहिए कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे कानून कठोर बनाए जाने चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार किया ही नहीं जा सके और लोगों को शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैंने कंपैरिजन में पढ़ाया, हो सकता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसी चीजें आपको कई टॉपिक नहीं मिले, लेकिन ये आप लिख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आपका नंबर नहीं कटेगा। ये पूरा पार्ट 5 नंबर का था, मैंने पूरा प्रयास किया है, हालांकि छोटे छोटे वीडियो बने हैं इसके कारण क्या है कि मैं इसे अपलोड नहीं कर पाता हूँ, और वैसे भी घर में अगर मैं देखूँ यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस बना रहता है, कोई आ जाता है फिर मैं वीडियो पोस्ट करना पड़ता है, कभी कॉल आ गया तो वैसे वो कट जाता है। अब आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों के पास भी जाए। ठीक है, धन्यवाद।